नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण कंपटीशन क्लासेज में। मैं मंगला शर्मा लेकर आया हूँ साइकोलॉजी क्वेश्चन सीरीज नंबर 5, जो कि उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के द्वारा निर्मित है। और इसी श्रृंखला में हम 5 साइकोलॉजी क्वेश्चन सीरीज कर चुके हैं, और आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो पीछे वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि आपको बताया, रीड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली एग्जाम्स में आए गए हैं और उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के द्वारा निर्मित है, ये सीरीज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 46 क्वेश्चन अपने हो चुके थे और अधिगम वाली यूनिट चल रही थी। पीछे बाल विकास वाली यूनिट पूरी हो चुकी है, अब अधिगम वाली यूनिट चल रही थी और आगे के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 47 नंबर प्रश्न है, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। जो बच्चा कम गति सीख रहा है उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। टोली शिक्षण, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन, इनमें से सभी। क्या टोली शिक्षण करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 48 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों को दंडित करना चाहिए, ये तो कभी आंसर नहीं होगा। चुटकुले सुनाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करें तो उससे पहले चुटकुले नहीं सुनाना चाहिए, ये कोई नहीं है। अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, ये सही आंसर हो गया। अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करें उससे पहले एक कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। बालकों को सीखने के लिए तत्पर करना चाहिए, आराम करना चाहिए, यह भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम में अगर वृद्धि करनी है तो हम विटामिन देकर अधिगम में वृद्धि नहीं कर सकते, विदेशों में भेजकर अधिगम में वृद्धि नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो इसका हो गया आंसर प्रोत्साहन देकर। हम प्रोत्साहन देकर या अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखो 50 नंबर, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बालक ज़्यादा सीखेगा। कब सीखेगा, अगर बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिवृत्ति होगी और अभिप्रेरणा होगी। तो इसमें सही आंसर है अभिप्रेरणा। अगर बालक में अभिप्रेरणा होगी तो ही अधिगम सर्वोत्तम होगा। और आपको जैसा कि पता है, B.F. स्किनर ने परिभाषा दी थी कि अधिगम जो अभिप्रेरणा अधिगम का स्रोत राजमार्ग है। अधिगम जो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो आपको पता होगा, यह परिभाषा भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कदम अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम, संवेदनाओं में परिवर्तन। तो अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करने वाला कौन है। तो केवल सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन से ये अधिगम होता है, तो ये तो गलत बात होगी। केवल कक्षा कक्ष में अधिगम होता है, ये गलत बात होगी। संवेदनाओं में परिवर्तन हो रहा है तो ये अधिगम है, यह भी गलत बात है। तो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अधिगम। तो यहाँ ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। अपन को ऑप्शन से चूज करना है। वैसे होता है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, लेकिन यहाँ व्यवहार में परिवर्तन दिया है तो यह भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 52, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे। आंशिक क्रिया को नियम को, ये तो अपनाना पड़ता है एक शिक्षक को, आंशिक क्रिया का नियम को, क्योंकि अगर कोई भी पाठ बड़ा हो तो उसको आंशिक टुकड़ों में करके पढ़ाया जाता है। तत्परता का नियम, यह तो सबसे ज़रूरी है। अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करके बालक को पढ़ने के लिए तैयार करना चाहिए, यह तत्परता का नियम है और यह तो अपनाना ही पड़ता है। इसके बाद है अभ्यास का नियम। तो बालकों को अभ्यास करवाना तो बहुत ज़रूरी है। इसकी गणित जैसी समस्याओं में तो बालक को अभ्यास जरूरी होता है। इसलिए एक शिक्षक होने के नाते आप इन सभी नियमों को अपनाएंगे, लेकिन प्रलोभन या लालच नहीं देंगे बालक को, क्योंकि प्रलोभन या लालच देने पर बालक ज़्यादा नहीं सीखता। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 53, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। सही बात है, अभिप्रेरणा सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पेना बनाती है, स्मरण शक्ति को, याद करने की शक्ति को पेना बनाती है। अब आगे देखो, पीछे सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, यह तो नहीं होगा। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है, एक दिशा में नहीं अनेक दिशा में सोचता है, तो ये भी नहीं होगा। और विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को, रटने की शक्ति को
प्रेरणा बनाती है, यह भी नहीं होगा। तो इसका होगा सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, सही नंबर 1। वैसे भी आपको ऑप्शन सी ही देखना है, अगर तीनों ऑप्शन में, चार ऑप्शन में जो सर्वोत्तम ऑप्शन है उसको ही छांटना है। नेक्स्ट प्रश्न है 54। ये एक परिभाषा है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा है वो गेट्स व अन्य ने दी थी, और यह परीक्षा 4 बार एग्जाम में आ चुकी है रेट के, और हर एग्जाम में कभी एसएसटी वाले में भी आती है, तो कभी लीड लेवल फर्स्ट में आती है, कभी साइंस मैथ वाले में आती है। तो ये परिभाषा बार बार रिपीट होती है, और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में दोनों में 4 बार परीक्षा आ चुकी है। अधिगम एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, यह परिभाषा दी थी गेट्स व अन्य ने। इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर। निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? जो अधिगम स्थानांतरण होता है, या अधिगम प्रशिक्षण होता है, या अधिगम अंतरण होता है, इसके में कौन मदद नहीं करता? तो इच्छा शक्ति, अगर बालक की इच्छा होगी तो ही वो अधिगम में स्थानांतरण कर पाएगा। उचित वातावरण होगा, यह भी सही है। परिपक्वता होगी, यह भी सही है। थकान या थकावट, जो थकान या थकावट है ये अधिगम स्थानांतरण में मदद नहीं करता, क्योंकि बालक अगर थकावट है तो यह स्थानांतरण में मदद नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है 56। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण, भाषा का विकास, व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक परिपक्वता। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखते हैं, मतलब जो मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया कहलाती है व्यक्तिगत मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति का अपने मूल्य होता है, जिसे वो मानव कल्याण के लिए परस्पर लोगों से निर्भर रहकर व्यक्तिगत मूल्यों का अर्जन करता है। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, वो नेक्स्ट वाली भी परिभाषा है, हस्तांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान कौशल और का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। तो यह परिभाषा दी थी कोल सैनिक ने। अधिगम अंतरण के यह परिभाषा कोल सैनिक दी थी, और कोल सैनिक ने यह परिभाषा दी थी, शब्द चेंज हो जाते हैं। पहली परिस्थिति में प्राप्त जो ज्ञान है, अभियोग्यता है एवं कौशल है, उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम अंतरण है। यह परिभाषा दी थी, और यह परिभाषा आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, शब्द चेंज हो जाएंगे, जो मेन शब्द है वो वही रहेंगे, लेकिन परिभाषा में चेंज कर सकते हैं। तो यह परिभाषा दी थी कोल सैनिक ने। 58 है, डिस्ग्राफिया है। तो डिस्ग्राफिया क्या है? पढ़ने की असक्षमता, लिखने की असक्षमता, सीखने की असक्षमता, सुनने की असक्षमता। तो जो डिस्ग्राफिया है वो होती है लिखने की असक्षमता। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। इसके अगला क्वेश्चन है 59, पठन संबंधी विकार है। अब की बार पूछा पठन संबंधी विकार कौन सा है? डिसलेक्सिया, पटलेक्सिया, डिस्फेजा, रिडलेक्सिया। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। डिसलेक्सिया होता है वो पठन विकार होता है, जबकि डिसग्राफिया होता है वो लेखन विकार होता है, और एक होता है डिसकैलकुलिया जो गणना संबंधी विकार होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? कौन से एक परिवर्तन हो रहा है उसके सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? अब यहाँ देखो, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी सीखने की श्रेणी में अधिगम ही होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। व्यवहार में परिवर्तन पिछले ऑप्शन में हमने किया था कि यह भी अधिगम होता है। परिपक्वता के कारण परिवर्तन, यह अधिगम नहीं होता, तो इसका ये तो गलत हो गया। अभ्यास और अनुभूति दोनों से होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यह भी अधिगम होता है। तो अब 3 ऑप्शन सही है इसके, और तीनों में से सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन छाड़ना है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, अभ्यास और अनुभूति, या अभ्यास और अनुभव दोनों से होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन समाहित है चौथे में, तो आपको सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन छाड़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। यह उदाहरण किसका है? तो जैसा कि आपको पता है, यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। किसका है? श्रृंखलागत अधिगम का।
जैसे कि रॉबर्ट गेने ने सोपान की दी थी, उसने एक बताया था श्रृंखलागत अधिगम। क्या बताया था? श्रृंखलागत अधिगम। ये 3 नंबर का अधिगम था, तो इसमें ये इसका होगा श्रृंखलागत अधिगम। और एडविन गुथ्री के, जो कि एडविन गुथ्री ने भी इस पर प्रयोग किया गया था लड़की वाला का। अगर लड़की वाला या कोर्ट वाला लड़की नाम आती है तो उसमें एडविन गुथ्री का ऑप्शन हो तो वो भी सही होगा। तो इसका यहाँ आंसर हो गया श्रृंखलागत अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है 62। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। यह कथन है। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाती है, यह कथन है वुडवर्थ का। यह परिभाषा है, और 1-2 परिभाषा जरूर आती है। यह परिभाषा बार बार पूछी गई है। वुडवर्थ ने 2 परिभाषा दी। पहला परिभाषा यह थी, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। दूसरी एक परिभाषा और दी थी कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है 63। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम, सीखने की तत्परता का नियम, सादृश्यता का नियम और प्रभाव का नियम। तो एक बच्चा पीछे की परिस्थितियों में पूर्व ज्ञान के आधार पर नई परिस्थिति में अनुक्रिया कर रहा है, तो यह होगा सीखने का सादृश्यता नियम। और यह दिया था थॉर्नडाइक ने, अपने 5 गौण नियम दिए थे, उनमें से था सीखने का सादृश्यता नियम। अब यहाँ परीक्षा में उदाहरण चेंज भी हो सकता है, प्रश्न चेंज हो सकता है, लेकिन ऑप्शन यही रहेगा, प्रश्न जैसा चेंज हो सकता है। एक लड़की अपनी ननियाल में किसी को हलवा बनाते हुए देखती है और अपने घर आकर हलवा बना लेती है। इसका मतलब पिछली परिस्थिति के पूर्व ज्ञान से वो हलवा बनाना, घर पे आके हलवा बना लेती है। तो ये प्रश्न भी सीखने का सादृश्यता नियम से संबंधित होगा। इसमें थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम का शैक्षणिक महत्व नहीं है। रुचियों में वृद्धि करना, यही है। संवेगों पर नियंत्रण करना, अपराधी बालकों का उपचार करना, स्मरण शक्ति में कमी करना। तो स्मरण शक्ति में कमी करना थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम का शैक्षिक महत्व नहीं है। अपराधी बालकों का उपचार करना, यह भी शैक्षणिक महत्व है। संवेगों पर नियंत्रण करना, यह भी प्रभाव का नियम है। रुचि में वृद्धि करना, यह भी प्रभाव का नियम है। लेकिन स्मरण शक्ति में कमी करना, यह थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम नहीं है। सीखने के नियम के प्रतिपादक है। सीखने के नियम किसने दिए थे? तो सीखने के नियम के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, आपको सीधे देखने हैं। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध किससे है? यह भी थॉर्नडाइक की ने। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था थॉर्नडाइक ने। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक थे कोहलर, जो अमेरिका में इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और ये संबंधित गेस्टाल्टवाद से संबंधित है कोहलर। अगला प्रश्न है समग्रता के सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक है। R.M. गेने, वर्दीमर वन्य, B.S. ब्लूम, B.F. स्किनर। तो इसका सही आंसर हो गया वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर, कोहलर और कोपका, जो कि समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। कोहलर के अधिगम संबंधी सिद्धांत, कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया? तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया कोहलर ने। किस पे किया? चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, अंतर्दृष्टि, संज्ञान और अनुबंधन। तो गेस्टाल्ट का एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्र या पूर्णाकार होता है। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बल देने का सुझाव दिया गया है? अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का। यह दिया था पावलोव ने, जबकि सूझ का सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। चालक न्यूनता का सिद्धांत दिया था सीएल हल, क्लार्क एंड हल ने। और इस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लेकिन अधिगम के पुनर्बलन देने का सुझाव किसने दिया था? वो दिया था क्रिया
प्रसूत सिद्धांत में BF स्किनर के द्वारा नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी इसके अन्य नाम है। और ये सिद्धांत इसमें स्किनर ने पुनर्बलन को महत्व दिया था। तो इसका आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 72। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है। वही स्किनर वाला क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी। विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए। ये अभ्यास की बात तो करते हैं थॉर्नडाइक, इन्होंने अभ्यास का नियम दिया था। उचित व्यवहार पर पुनर्बलन दिया चाहिए, तो उचित व्यवहार का पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, ये कहा था BF स्किनर ने। पुनर्बलन के बारे में स्किनर ने बताया था। प्रवृत्ति को रोचक बनाइए, विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करते हैं, ये बाकी नियम थे वो थॉर्नडाइक के थे। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंधित है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, ये सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत जो कि BF स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम है सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। और इसके अंतर्गत अधिगम संबंध किस प्रकार होता है? उद्दीपक उद्दीपक होता है क्या? नहीं होता। उद्दीपक के बाद अनुक्रिया ये होती है पावलोव के सिद्धांत में। और अनुक्रिया अनुक्रिया यह भी नहीं होती। तो अनुक्रिया उद्दीपक है, इसमें पहले चूहे पर प्रयोग किया था, एक कबूतर पर प्रयोग किया था। इसमें चूहा या कबूतर पहले अनुक्रिया करते हैं, बाद में इनको पुनर्बलन मिलता है या बाद में उनको उद्दीपक मिलता है। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। तो आज के लिए इतना ही है। अब आगे की सीरीज में हम पढ़ेंगे इसके आगे अधिगम के क्वेश्चन, और इसके बाद एक सीरीज 561 क्वेश्चनों की एक सीरीज और लेके आने वाला हूँ, जिसमें इस अभी वाली सीरीज में तो केवल रीट के क्वेश्चन है, रीट और सीटेट के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन अब की वाली सीरीज में सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, नेट, सेकंड ग्रेड, रीट, सीटेट सभी एग्जाम्स के क्वेश्चनों की सीरीज है। और उसमें आपको यह भी बताया कौन सी एग्जाम में क्वेश्चन आया गया है, यह भी इसमें आस पास में लिखा हुआ होगा। वो सीरीज भी जल्द लेके आने वाले हैं, तो देखते रहिए। इस प्रकार ही धन्यवाद।